लेकिन बैरिस्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि हमारी आर्मी चाहती है कि हर काम हम करें, तो सिर्फ वही तो नहीं चाहते, हमारी जुडिशरी भी तो यही चाहती है। उन्होंने सिविलियन के ट्रायल्स जो है वो आर्मी कोर्ट्स में करने के लिए इजाज़त दे दी है। नहीं, आप शायद उसको जुडिशरी मानते हो। अब मैं 26वीं तरमीम और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने के बाद मैं उसको जुडिशरी मानता ही नहीं उस सिरे से। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जुडिशरी का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो एक इंडिपेंडेंट सतून होता है। यानी अगर उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है तो वो जुडिशरी नहीं हुई ना, वो तो हुकूमत का एक डिपार्टमेंट हो गया। फैसले तो हुकूमत के डिपार्टमेंट भी बहुत सारे करता है। 10,000 ओम्बड्समैन बैठे हैं, वो फैसले कर रहे हैं। नादरा फैसला करता है CNIC देना है नहीं देना, उन्होंने कानून के मुताबिक ही करना है ना भाई। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस वाला ये फैसला करता है कि आपको लाइसेंस देना है या नहीं, लेकिन आप उसे जुडिशरी नहीं कहते। उसकी वजह यह है कि वो हुकूमत का एक हिस्सा होता है। जुडिशरी हुकूमत से अलग एक हिस्सा होता है, जो है अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव को, जिसने हुकूमत को अकाउंटेबल करना होता है। तो इस सूरत में अगर आप देखिए तो आज की खबर देखें कि जस्टिस आयशा मलिक ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को कि मेरा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का फैसला अपलोड नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। तो जिनका कंट्रोल यहाँ तक है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड नहीं होने दे रहे, और एक चौथे नंबर के जज को उन्होंने उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बना दिया है और एक सुपर चीफ जस्टिस बना दिया है। सिंध में आपने देखा है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए हैं। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नंबर 3 है उनमें एक बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं जस्टिस आगा फैसल साहब। आपको पता है वो सुबह 9 बजे फारिग हो जाते हैं, यानी वो 8:35 पे बैठते हैं और 9 बजे वो अपना बोर्ड ख़त्म कर और वो चले जाते हैं। और हर वकील को उनसे यही शिकायत है कि वो ना केस सुनते हैं ना मेरिट सुनते हैं, नॉन प्रोसिक्यूशन पे लोगों को डिसमिस करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, फाइल फेंक देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। अब लेकिन वो उसमें बड़े खुश हैं, और वो इस वजह से खुश हैं कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं और ये उनके लिए इज़्ज़त की बात है। हालांकि ही इज़ फ्रॉम अ जूनियर कैडर ऑफ द जजेस, बट वो बैठे हैं। इसी तरह से आपने देख कर जहाँ जहाँ आपको जो लोग चाहिए थे वो आपने लागे बना दी हैं। और दुनिया की कोई अदालत, मैं आपसे कह रहा हूँ, दुनिया की कोई अदालत मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियंस को ट्राई करने की इजाज़त नहीं दे सकती। ना ये इजाज़त इंडिया में है, ना अमेरिका में है, ना बरतानिया में है, ना किसी और मुल्क में है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है, उसमें हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाती है और वो जजेस फिर बैठ के कहते हैं जी आप सिविलियंस को ट्राई करना चाहते हैं तो आप करिए, और अब वो सिविलियंस ट्राई होंगे। मैं समझता हूँ ये जो फैसला है ना शहबाज साहब, ये आपने 200 केस का सुना होगा, अच्छे लफ्ज़ों में तो नहीं सुना होगा। तमीज़ुद्दीन खान केस का सुना होगा, अच्छे लफ्ज़ों में तो नहीं, वो तो कुछ थे ही नहीं, वो फैसले तो कुछ थे ही नहीं, वो तो शायद कोई नहीं थे। ये जो फैसला है ये ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा। और जिन लोगों ने, मैं बड़ा कैटेगोरिकल कह रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये आपको तारीख बताएगी कि जिन लोगों ने ये फैसला लिखा है, बियॉन्ड द ग्रेव ये कौम और इस मुल्क की तारीख़ उनको माफ़ नहीं करेगी। आपने एक इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट दे दी है लोगों के राइट्स के अंदर कि अब आप बताइए, कल को अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को उठाकर एक मेजर हथकड़ी लगा के ले जाए और कहे मैंने तुम्हारा मिलिट्री ट्रायल करना है, कैसे रोकेंगे? ये तो कल कोई नहीं, जजेस का मिलिट्री ट्रायल होगा। और देखिए ना, हम तारीख से सीखते नहीं हैं। आपको पता है ना अनवारुल हक कौन था और मौलवी मुश्ताक कौन था? भुट्टो साहब को कत्ल करने वाले जजेस थे ना। तो मौलवी मुश्ताक ने कुछ भरके मार दी थी एक केस में, ज़ियाउल हक को पसंद नहीं आई। उसने कहा भाई नया PCO लाओ, इसको नहीं देना। तो अनवारुल हक वहाँ गया, उसने जाके कहा सर आप देखें, वो आपके लिए उसने भुट्टो को फांसी दी है, आप कह रहे हैं कि उसको ओथ नहीं देना, बराए मेहरबानी इसको रिकन्सिडर करें। तो उसने कहा नहीं जी मैं अपना फ़ैसला कर चुका हूँ, वो ज़्यादा अगर वो अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है मैं उसको नहीं दे रहा। तो अनवारुल हक ने आगे से ये कहा, शायद इस उम्मीद के साथ कि मैं तो इतनी सर्विस दी है और मैं तो लिटरली वेरी सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन मैं तो जर्मन शेफर्ड बना रहा हूँ ज़ियाउल हक का, तो ये कुछ ना कुछ तो मेरा ख्याल करेंगे। तो उसने कहा देखें अगर आप उसको ओथ नहीं देंगे तो मैं भी ओथ नहीं लूँगा। तो उसने कहा ठीक है अनवारुल हक साहब आप ओथ ना लीजिए। और अनवारुल हक ने फिर भरी मिन्नतें की कि सर मुझे ओथ लेने दें। ओथ लेने के लिए पहुँच भी गए, ओथ नहीं मिला। ज़ियाउल हक ने ओथ नहीं दिया। ये वो 2 जजेस थे जो इंस्ट्रूमेंटल थे भुट्टो को कत्ल करने में। तो जिन जजेस ने आज
ये मिलिट्री ट्रायल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और लीगल करार दिया, इनको क्यों लगता है भाई कि कल को ये कोई फैसला देंगे तो मिलिट्री वाले कहेंगे जी ओके हम आप तो अच्छे लोग हैं, आपने तो हमें पीटीआई वालों की जो है वो बजाने की इजाज़त दी थी, तो हम तो आप जो फैसला कहेंगे हम मानेंगे। भाई यही रस्सा कल को आपके गले में आएगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि पाकिस्तान की जो वकला हैं वो इतने कमज़र्फ नहीं हैं कि वो पर्सनैलिटीज़ देख के करें। जब ये फंदा आपके गले में आएगा तो हम आपके साथ भी करे होंगे कि ये जुडिशरी के गले में जो फंदा डाल दिया है और उसको जुडिशरी का कत्ल कर रहे हो उसको रोको।